अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाद शहबाज खान। अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग की वजह से दुनिया भर में तवानाई बहरान। पाकिस्तान का 3 हफ्तों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दूसरी बार इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपये 41 पैसे, डीजल 520 रुपये 35 पैसे हो गई। इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री। पंजाब में ऑरेंज लाइन मेट्रो बसेस, ग्रीन और स्पीडो बसेस मुफ्त चलाने का ऐलान। सिंध हुकूमत मोटरसाइकिल सवारों को अप्रैल में 2000 रुपये देगी। रिलीफ प्लान पर काम हो रहा है, वजीर खजाना केपी। ईरान के खिलाफ जंग का 35वां रोज। साबिक वजीर खारजा 81 साला कमाल खराजी शहीद। कमाल खराजी पाकिस्तान से मुतल्लिक राबताकारी की निगरानी कर रहे थे। हमला सफारती अमल को सबूताज करने की कोशिश है, अमरीकी अखबार। ईरान ने अमरीका का एक और लड़ाका तैयारा F-35 तबाह कर दिया, पासदारान इनकलाब का दावा। तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लंकन खित्ते में 7 अमरीकी अड्डों और टेक कंपनियों को निशाना बनाने का दावा। तिलैब और हैफा में सनती मराकिज को टारगेट किया गया। और अमेरिका का आर्मी चीफ ओहदे से बरतरफ। 2 आला जनरल के अलावा अटॉर्नी जनरल को भी ओहदे से हटा दिया गया। ट्रंप काबीना में मजीद बरतरफियों का इम्कान। अमेरिका, इसराइल और ईरानी जंग की वजह से दुनिया भर में तवानाई का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और हुकूमतें सख्त फैसले करने पर मजबूर हैं। इस हवाले से पाकिस्तान में भी हुकूमत ने 3 हफ्तों बाद एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं, लेकिन इस बार यह इजाफा होशरुबा है, जबकि सूबाई हुकूमतें अवाम को रिलीफ देने के ऐलानात भी कर रही हैं। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 137 रुपये 24 पैसे और डीजल की कीमत में 184 रुपये 49 पैसे इजाफा किया, जिसकी वजह से मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स पर फी लीटर पेट्रोल 458 रुपये 41 पैसे और फी लीटर डीजल 520 रुपये 35 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब और वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने गुज़श्ता रोज मुश्तरका प्रेस टॉक की और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस इजाफे का ऐलान किया। जो फैसला किया गया वो ये है कि बैनुल अक़वामी मंडियों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीज 40 पैसाज लागू कर दी जाएगी। डीजल की नई कीमत को 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में 55 रुपए 24 पैसे फी लीटर इजाफा किया, जिसके बाद पेट्रोल पर लेवी 160 रुपए 61 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि डीजल पर लेवी 55 रुपए 24 पैसे थी, जो अब खत्म कर दी गई है। और इससे पहले हुकूमत ने 6 मार्च को पेट्रोल और डीजल की कीमत में अचानक 55 रुपए फी लीटर इजाफा किया था। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रेलवे के मुसाफिरों को बड़ा रिलीफ देते हुए कहा कि नई कीमतों का तमाम बोझ 30 जून तक हुकूमत बर्दाश्त करेगी। जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर ऐलान किया कि इस्लामाबाद में कल से 30 रोज तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त चलेगी। अब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री चलाने का ऐलान किया है, जिसमें ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बसेस, ग्रीन इलेक्ट्रिक बस और स्पीडो बसेस शामिल हैं, जबकि काश्तकारों को 1 लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। अब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों, गाड़ियों और ट्रकों को सब्सिडी देने का ऐलान किया है, जबकि केपी हुकूमत के वज़ीर खजाना मुज़म्मिल असलम ने मोटरसाइकिल सवारों को रिलीफ देने के मुतालिक मंसूबे से मुतालिक कहा है कि इस मंसूबे पर चीफ सेक्रेटरी और दीगर अफसरान काम कर रहे हैं। ईरान जंग के आगाज पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $67 फी बैरल थी, जो आज $109 हो चुकी है। और पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से मुतालिक BBC ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान जंग के बाद मुल्क में पेट्रोल की कीमत में 77% और डीजल की कीमत में 87% इजाफा हुआ। और अगर रुपयों में देखा जाए तो पेट्रोल की कीमत में गुज़श्ता एक माह के दौरान 192 रुपये और डीजल की कीमत में 239 रुपये इजाफा हुआ। क्रूड ऑयल की इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत को देखा जाए तो ये रुपयों में 245.95 रुपये फी लीटर बनती है। ताहम पाकिस्तान में दरामदी सतह पर इस पर 24 रुपये फी लीटर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। इसमें 25 पैसे फी लीटर का एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट लगा हुआ है, जिसके बाद इसकी पाकिस्तान में दरामदी कीमत 271.27 रुपये फी लीटर तक जा पहुंचती है। पूरे मुल्क में पेट्रोल की कीमत बराबर रखने के लिए इसमें 7.52 रुपये फी लीटर का इनलैंड फ्रंट मार्जिन भी शामिल है। इसके अलावा
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का 7.87 रुपए फी लीटर और पेट्रोल पंप्स का 8.64 रुपए फी लीटर का मुनाफा भी इसमें शामिल है। 2.50 रुपए फी लीटर की क्लाइमेट एक्सपोर्ट लेवी सार्फिन से वसूल की जाती है और ताज़ा तरीन नजरसानी में पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने के बाद पेट्रोल पंप्स पर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत सारिफ के लिए 458.41 रुपए तक पहुंच गई है। बीबीसी के मुताबिक बैनुल-अक़वामी कीमत की बुनियाद पर पाकिस्तान में डीजल की कीमत 459.97 रुपए फी लीटर बनती है और इसमें हुकूमत ने 35.73 रुपए फी लीटर की कस्टम ड्यूटी लगाई है, जिसके बाद इसकी दरामदी कीमत 496.97 रुपए फी लीटर तक पहुंचती है। डीजल की कीमत में 4.37 फी लीटर का इनलैंड एक्विजिशन मार्जिन और 7.87 रुपए फी लीटर का ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मुनाफा और पेट्रोल पंप्स का 8.64 रुपए फी लीटर का मुनाफा भी शामिल है। डीजल पर हुकूमत ने 2.50 रुपए फी लीटर की क्लाइमेट एक्सपोर्ट लेवी भी शामिल कर रखी है। इस तरह पेट्रोल पंप्स पर सार्फिन के लिए डीजल की कीमत 520.35 रुपए फी लीटर बन जाती है। पाकिस्तान में गुज़श्ता एक महीने में पेट्रोलियम मसनूआत की खपत को देखें तो ये कम होने की बजाय इसमें इजाफा हुआ है। अदादो शुमार के मुताबिक मार्च में पेट्रोल की फरोख्त फरवरी के मुकाबले में तकरीबन 8% इजाफे से 6,70,000 टन तक पहुंच गई। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की खपत में 13% तक इजाफा हुआ। आगे बढ़ते हैं और मशरक़े वस्ता में जारी जंग की बात करते हैं, जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कौम से अपनी 20 मिनट की तकरीर में ईरान को पत्थर के दौर में भेजने का संगीन धमकी दी है और इसके अलावा अमेरिका अपने अहदाफ हासिल करने के बहुत करीब है और आइंदा 2 से 3 हफ्ते तक हमले जारी रखेगा। बीबीसी ने ट्रंप की तकरीर से मुताल्लिक कई सवाल उठाए हैं, जैसे कि व्हाइट हाउस का वो 15 नुकाती अमन मंसूबा कहां गया जहां चंद रोज पहले अमेरिका ईरान से कबूल करवाने के लिए कोशिश कर रहा था। क्या ट्रंप इससे पीछे हट गए हैं? आबना हुर्मत से मुताल्लिक ट्रंप ने वाज़े मौक़िफ़ पेश क्यों नहीं किया? एक तरफ वो कह रहे हैं कि ईरान ऑयल टैंकर्स को गुजरने दे और दूसरी तरफ वो इत्तेहादियों से कह रहे हैं कि वो खुद जाकर मसला हल करें और फिर ये भी कि जंग खत्म हो गई है तो आबना हुर्मत दोबारा खुल जाएगी। ट्रंप जमीनी फौज भेजने की बात करते हैं तो वो आखिर वहां क्या करने जा रही है? सदर ट्रंप ईरान को फौजी लिहाज से कमजोर करने का दावा करते हैं तो फिर अमेरिका और इसराइल ईरानी हमलों की जद में क्यों हैं? और क्या इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म मजीद 2 से 3 हफ्ते हमले जारी रखने की टाइमलाइन पर सदर ट्रंप से मुत्तफिक हैं? मीडिया में एक सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि अमेरिका अपने बयानिए में इसराइल के एटमी हथियारों का जिक्र क्यों नहीं करता। इसके अलावा सदर ट्रंप ने ईरान को अपनी ताज़ा धमकी में पुल और पावर प्लांट्स पर हमला करने की धमकी दी और इस हवाले से उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर ईरान के सबसे तवील पुल को निशाना बनाने की वीडियो भी शेयर की, जो गुज़श्ता रोज़ तबाह किया गया था। सदर ट्रंप की तकरीर के बाद अमेरिका के आर्मी चीफ जनरल रेडी जॉर्ज को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया और इसके अलावा 2 मजीद जनरल्स को भी ओहदों से हटा दिया गया। आर्मी चीफ की बरतरवी से मुताल्लिक अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेट का कहना था कि वो ऐसा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ देखना चाहते हैं जो फौज से मुताल्लिक सदर ट्रंप को और खुद इनके विजन को अमल कर सके। इससे जाहिर होता है कि साबिक आर्मी चीफ जो अफगानिस्तान और इराक की जंगों का तजर्बा भी रखते हैं, वो ट्रंप इंतजामिया की तौक़ात पर पूरा नहीं उतर सके। इसके अलावा सदर ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पाम को भी बरतरफ कर दिया। उधर अमेरिका और इसराइली जंग के 35वें रोज भी ईरानी शहरों को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने 20 से ज़ायद फ़िज़ाई हमलों में ईरानी मिसाइल के ज़ख़ीरागाहों, लॉन्चिंग साइट्स और कमांड मराकिज़ को तबाह करने का दावा किया है, जबकि गुज़श्ता रोज़ के हमले में ज़ख्मी होने वाले ईरान के साबिक वज़ीर ख़ारजा 81 साला कमाल खराजी शहीद हो गए। अमरीकी अखबार के मुताबिक कमाल खराजी पाकिस्तान से मुतल्लिक राबताकारी का भी निगरानी कर रहे थे और इसी बुनियाद पर कमाल खराजी पर हमला सफारती कोशिशों को सबूताज करने की कोशिश करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब फारिस न्यूज़ के मुताबिक ईरान ने वादा सादिक 4 की एक नई लहर में अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारे को वस्ती ईरान में मार गिराया और इसके साथ साथ खित्ते में 7 एयरबेसिस और अमरीकी टेक कंपनियों को निशाना बनाने का दावा भी किया जा रहा है। कुवैत की एक रिफाइनरी पर भी आज सुबह तीसरी बार हमला किया गया, जबकि इसराइल में तेल अवीव और हाइफा में सनती मराकिज़ को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह और यमनी हुसी भी इसराइल पर मुसलसल हमले कर रहे हैं। CNN ने अमरीकी इंटेलिजेंस के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियतें बदस्तूर बरकरार हैं और इसी हवाले से BBC ने भी एक रिपोर्ट में ईरान की जंगी हिकमत अमली को अमरीका और इसराइल के लिए हैरानकुन करार देते हुए लिखा है कि
इब्तदाई भारी नुकसानात के बावजूद ईरान अब भी भरपूर अंदाज में जंग जारी रखे हुए है और जंग को एक माह होने के बावजूद ईरान में वो अवामी रद्द-ए-अमल नजर नहीं आ रहा जिसकी ट्रंप और नेतन्याहू की तौक़ुआत थी। और इनकी अपीलों के बावजूद ईरान अपनी हुकूमत के खिलाफ बाहर नहीं आए और BBC के मुताबिक ईरान ने खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को सख्त नुकसान पहुंचाया और इन ममालिक को महफूज होने के तशख्खुस को भी बुरी तरह मुतासिर किया। जबकि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से दुनिया में तेल का बहरान पैदा हो गया और इसके अलावा अमेरिका और नेटो इत्तेहादियों के दरमियान जंग के हवाले से इख्तलाफात खुलकर सामने आए और ट्रंप उन्हें कागजी शेर करार दे रहे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान का बड़ा मोतबर नाम, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, पेट्रोल की कीमत 458 रुपये 41 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत में 184 रुपये 49 पैसे जो है वो इजाफा किया गया। डीजल की नई कीमत जो है वो 520 रुपये 35 पैसे हो गई। अब कतरी टीवी जो रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक 18 जहाज कराची पहुंचे आबनाए हुर्मुज़ से बगैर रोक टोक के। इसके बावजूद फिर लोग पूछते हैं कि भाई इतने बड़े पैमाने पर पेट्रोल में इजाफा करने की क्या ज़रूरत पेश आई गवर्नमेंट को सर? तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हमने जब ये इजाफा 55 रुपए किया और ये मिडल ईस्ट का क्राइसिस शुरू हुआ और हमने लोगों को कम्युनिकेट नहीं किया कि 1973 के बाद जो ऑयल शॉक आया था ये सबसे बड़ा ऑयल का प्राइस एंड सप्लाई शॉक है, क्योंकि 20% तेल निकल गया है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास ऑन होता था। व्हाट हैपेंड, मार्च में पाकिस्तान ने 19% ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की सेल में इजाफा देखा लास्ट मार्च से कंपेयर करें, और फरवरी से भी आई थिंक 14% इजाफा जो है वो दिखाई दिया। और ये वो मौका था जब हमने ये कम्युनिकेट किया पाकिस्तान के लोगों को कि पाकिस्तान सप्लाई इज गुड बिकॉज हम रेड सी से भी ले रहे हैं, और अभी जो इंडिकेशंस आपने दी कि हमारे जहाज हमारा फ्लैग कैरी करते हुए बिकॉज फॉरेन डिप्लोमेसी अच्छी थी, लोगों ने इसको फ्राइडे को छुट्टी समझा और अपनी ट्रैवल को बिल्कुल तब्दील नहीं किया, चाहे वो रोड पे हो, एयर में हो, ट्रेन में हो, और इस रविश से हम इस नतीजे पे पहुंचे। ये पहले ही दिन मैंने कहा था कि आपके पास डिमांड कंजर्वेशन, राइट प्राइस सिग्नलिंग, टारगेटेड सब्सिडी, ये 3 चीजें अगर नहीं करेंगे तो आप इसमें बहुत बड़ा जंप देखेंगे। दैट इज एग्जैक्टली हाउ इट प्लेड आउट। आई थिंक इस सब के तनाजुर में जब तेल की कीमत जो 65-70 डॉलर थी पर बैरल MS पेट्रोल की, वो 130 पे गई और डीजल की 230 पे गई, तो जो जंप आपने अभी देखा है वो आपको दिखाई दिया। आई थिंक वी कुड हैव डन दिस मच अर्लियर, और शायद इतना बड़ा जंप ना करना पड़ता, सब्सिडी को ज्यादा टारगेटेड यूज कर लेते। हमने तो जो आपको याद होगा कि हाई ऑक्टेन की भी कीमत है वो पिछले ही हफ्ते जाके तब्दील की जा, वो भी हमें बहुत पहले तब्दील कर देनी चाहिए थी, बिकॉज उस पर भी हम एक किस्म की। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात जो आपसे समझना ये चाह रहे हैं कि इन्होंने 129 रुपये की सब्सिडी फ्राहम की थी। अच्छा, उसमें से जो इनका था 100 अरब रुपए वफाकी तरक्याती बजट से मुंतकिल किया गया था और 27 अरब रुपए जो था उसमें सरकारी गाड़ियों के ईंधन अलाउंस और बाकी सारा काट के 20% कटौतियाँ उसमें शामिल थीं, वो सारा इन्होंने कटौतियाँ करके तो वो किया था। अब इनके पास गुज़श्ता साल जून में IMF ने पाकिस्तान से कहा था कि हंगामी हालात में आप 390 अरब रुपए का कुशन इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कुशन उस वक्त भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। और दूसरा IMF ने इन्हें सब्सिडी 192 अरब रुपए पर महदूद कर दी थी, लॉक कर दिया था। 192 अरब और 390 ये तकरीबन 500 अरब रुपए का कुशन बनता था। तो आप समझते हैं कि यहाँ से जो है इसे इस्तेफादा करके तो पास ऑन करने से बचा जा सकता था। सो लेट्स बी वेरी क्लियर कि हाउ दिस इज वर्क। ये जो 129 अरब रुपया है इसमें से 100 अरब तो PSDP से आ रहा है, राइट? PSDP के जो पैसे होते हैं ना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन टू अंडरस्टैंड एंड फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड। ये मौखर होते हैं, ये कटते नहीं है। दासू डैम पे 100 अरब तो लगना ही है। हम सोचें कि हम सिर्फ दासू डैम PSDP बना रहे हैं, राइट? दैट्स ऑल वी आर डूइंग। ये अगले साल आपके टैक्स के पैसे से लेके 110 अरब देने पड़ेंगे बिकॉज इन्फ्लेशन 10% की आ जाएगी। ठीक है, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और दूसरी बात यह है कि चलें और कोई ऑस्टेरिटी 60%
गाड़ियों को खड़ा करना, 50% पेट्रोल, 2 महीने दिन की वो, इससे बढ़ के आगे जाना चाहिए था। हमें हमें इनकम सपोर्ट को शेयर करना चाहिए था लोगों के साथ। अब हमें जो आगे जाके करना था, जो 715 अरब इनकम सपोर्ट है, उसमें हमें एक वन ऑफ पे करना चाहिए, बिकॉज ऐसे भी लोग हैं ना, गाड़ी है ना, मोटर बाइक है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, पर वो खेती बाड़ी सिर्फ कर रहे हैं। सो हमें एक तो, मेरी एक सजेशन एडेड ये है कि इनकम सपोर्ट में एक चंक में 3,000-4,000 रुपए इनको देने चाहिए एक बार। ठीक। जो 390 अरब रुपया है वो इमरजेंसी का है। मेरा अभी तक क्लैरिटी नहीं आ रही इस बात की अथॉरिटीज को कि वो कहाँ खर्च करने जा रहे हैं, क्योंकि लग यूं रहा है कि 610 अरब का चूंकि शॉर्टफॉल आ रहा है ना आपका टैक्स का, ठीक है। तो शायद वो ऑफसेट हो रहा है वहां से 390 अरब रुपए से। ठीक है। दैट सीम्स टू बी द केस। अदरवाइज वो 390 अरब, ये बात आपकी दुरुस्त है, उसको तो अगर टारगेटेड सब्सिडी में यूज करते चले जाते तो ओवरऑल आप बढ़ाते भी जाते पेट्रोल को, और बहुत टारगेटेड सब्सिडी जो है शील्ड कर जाती उन सब सेगमेंट्स को। मतलब पाकिस्तान के पास जो अच्छी स्टोरी है वो ये है कि एनएसईआर, नेशनल सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री में 10 से 30 मिलियन हाउस होल्ड्स का डेटा है। वो उन सब का है जिसपे पॉइंट टेबल पे जो हकदार हैं इसके, और जितनी भी हमारे पास मोटर बाइक्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो प्राइवेटली चलती है वो रजिस्टर्ड है। सो वी कैन वेरी इजीली कुड हैव डन। डे 2 पे ये कर जाना चाहिए था, पेट्रोल की प्राइस को बढ़ने देना चाहिए था, खपत भी ड्रॉप करती, उससे क्या होता। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। सर तो जो आपने सस्ता तेल खरीदा है ना, वही आपका आज भी यूज हो रहा होता, बिकॉज ये 19% बढ़ा हुआ ना होता पिछले साल से। यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जब तेल की कीमत 80 या 90 या 100 थी जो आपने खरीदी थी शिप्स, आज आप वो यूज कर रहे होते, बट हमने तो उसको बढ़ने दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो डिफरेंस होता है ना क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स में और टाइम ऑफ रिस्पॉन्स में, ये शॉक्स में सबसे ज्यादा मैटर करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और, जो पे है। आप चूंकि अदादो शुमार का जो गोरख धंधा है वो आपसे बेहतर कुछ समझता नहीं, और फिर बेसिकली तो एंड पे मैं आपसे पूछूंगा कि आप इसको अगर डिज़ाइन करते तो कैसे करते, और यही उम्मीद सारे रखते हैं कि आप, जाहिर बात है क्योंकि आवाम की बात करते हैं हमेशा, तो फिर वही डिज़ाइन आप देंगे। लेकिन सवाल मेरा सर बड़ा सादा सा है। अब देखें ना कि फ़ी लीटर पेट्रोल जो है उसका 24 रुपये 12 पैसे उस पर कटौती होती है, और 7 रुपये 52 पैसे उस पर जो मार्जिन टैक्स है। 1 लीटर पेट्रोल जो है ऑयल पर मार्केटिंग कंपनी का 7 रुपये 87 पैसा उसमें मुनाफा भी शामिल है। 1 लीटर पेट्रोल पर 8 रुपये 64 पैसे पेट्रोल पंप डीलर्स का कमीशन भी शामिल है। 1 लीटर पेट्रोल पर 160 रुपये 81 पैसे लेवी आयद है। और आपको याद है लेवी जो है वो ज़ीरो भी रहा है पिछली गवर्नमेंट में, कोविड के दिनों में। अच्छा, फ़ी लीटर पेट्रोल जो है उसकी कीमत 2 रुपये 50 पैसे, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी भी उसमें शामिल है टैक्स की मद में। डीजल की अगर बात करें तो वो इसी तरह के टैक्सेस बेशुमार उस पर भी हैं, जिसमें 11.36% उस पर टैक्स और मुनाफा जात की मद में 59 रुपये और 12 पैसे बनते हैं। और डीजल की एक्स जो रिफाइनरी प्राइस है वो 461 रुपये बनती है। अब हार्वेस्टर से जो वादा इन्होंने किया था वो कहा था कि 3500 रुपये पे लॉक कर देंगे जब आपसे हम फसल खरीदेंगे। अब डीजल जो है इस प्राइस पे अगर चला गया, और इस प्राइस पे जब चला गया तो वो फसल वो गंदम की कैसे खरीद पाएंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इतने टैक्सेस और साथ आप लेवी अगर जीरो करते हैं तो बहुत सारे मामला आसान किए जा सकते थे, लेकिन उस तरफ भी गवर्नमेंट नहीं गई। इसकी क्या वजह देखते हैं? So let me try and explain. You're in an IMF engagement. अगर ये करना था आपने फाद साहब, और ये मुमकिनात में से 184 रुपए वेरी क्लियरली, लेट्स बी वेरी क्लियर, कस्टम्स ड्यूटी, और 160 रुपए पीडीएल और 2.5 रुपए कार्बन, ये जा रहा है गवर्नमेंट को। सो 187 रुपीज जा रहे हैं, ठीक, जो आप 453 या जो भी इस पर कीमत बनेगी। सो इसको कम करने के लिए यू हैड टू गो बैक टू द IMF, और आपने उनसे कहा था 1468 अरब रुपए मैं जमा करके दूंगा पीडीएल में। अगर इसको थोड़ा सा कम मेंटेन करके, क्योंकि पेट्रोल की खपत इज हायर देन डीजल की, ये याद रखें। अगर आप ये कन्विंस कर सकते थे फंड को, और आप कर सकते थे कन्विंस फंड को, तो देन गेट योर बेस्ट माइंड्स टुगेदर टू गो टू द फंड। ये मैं हमेशा कहता हूं, IMF इज अ मैटर ऑफ गुड नेगोशिएशन, नथिंग एल्स। योर ओन मॉडलिंग, इफ इट कुड शो टू देम कि मैं 1468 जो मैंने ओरिजिनल बजट किया था ला दूंगा, तो आप पेट्रोल पे इस लेवी को कम कर सकते थे। इतना मैं समझता हूं कि ये मुमकिन है। इस पे थोड़ा सा दोबारा सोच लेना चाहिए और फंड के साथ डिस्कस कर लेना चाहिए। यानी इसमें ऐड अगर कर लें डॉक्टर साहब आपकी इजाजत से, कि 20 लीटर पर कैप इन्होंने लगाया है कि आप 20 लीटर पेट्रोल लें और हम 100 रुपए की आपको सब्सिडी देंगे,
वही गरीब आदमी जो टू व्हीलर है वो आपको 160 रुपये दे रहा है लेवी टैक्स, तो आप उसका 160 जब लेवी छोड़ेंगे तो वो 100 की सब्सिडी डाल के फिर उसे 260 की सब्सिडी मिलेगी बेसिकली। सो अभी ये होगा कि 20 लीटर जो है आपको 100 रुपए सस्ता मिलेगा। तो आप समझ लें कि 20 लीटर जो मोटर बाइक वाला है वो अपनी एक तरह से जो पीडीएल है वो 160 की बजाय 60 रुपए दे रहा होगा उस 20 लीटर के लिए। दैट्स द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड इट, राइट? दैट्स व्हाट ही इज डूइंग और शी इज डूइंग। अगर आप ओवरऑल थोड़ा सा अच्छा डॉक्टर साहब, इन्फ्लेशन को ये आप अगर इसे डिज़ाइन करें और आप जो है वो हाई अप्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे पूछें कि भाई डॉक्टर साहब बताइए इसमें क्या करना चाहिए, तो आप इसको क्या डिज़ाइन कर सकते हैं या क्या इसमें कुशंस हैं जो गवर्नमेंट चाहे तो यूटिलाइज कर सकती है? सो 100 देखें, बड़ी बड़ी क्लियर बात है कि 390 अरब रुपया इमरजेंसी का है, वो यूज किया जा सकता है। 390 1400 ठीक 1468 अरब रुपया पीडीएल जो है उसमें अहेड ऑफ शेड्यूल आ रहे हैं, वो यूज किया जा सकता है। जारी इखराजात में अगर 15 या 20% कटौती है वो बड़ी क्लियरली पांचों फाइनेंस डिविजन जो हैं वो इशू करें कि इतना आपने काटना है, उसको 25% कर लें, 30% कर लें। फिर अगर आप इससे बढ़ना चाहते हैं तो फिर रियल रिफॉर्म की तरफ जो है वो जाना चाहिए। ये जो आप मुझसे आज पूछ रहे हैं ना, मैंने 3 मार्च को एक बड़ा क्लियरली ट्वीट किया था कि आपको आज डिमांड कॉन्जर्वेशन मेजर्स जो हैं वो ले लेने चाहिए, और वो अगर उस वक्त ले लिए होते, हमने कहीं 28 को जाके ये कहना शुरू किया कि 60% गाड़ियां खड़ी कर दो, 50% पेट्रोल काट दो, ये मेजर डे 3 पे ले लेना चाहिए था। 6 हफ्ते की जंग थी, ये तो बता दिया गया था, आज 5वें हफ्ते में है। तो पहली चीज तो मैं ये करता। दूसरी चीज, उस वक्त भी मैं ब्लैंकेट सब्सिडी की बजाय 55 के बाद थोड़ी सी प्राइस बढ़ने देता ताकि मेरे कार्गोज इतने यूज ना होते, और मैं ये कॉम को कम्युनिकेट करता नंबर 3 कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद माई सप्लाई। ये कहते जाना कि पाकिस्तान इज वेरी गुड विद सप्लाई बिकॉज हमारी डिप्लोमेसी अच्छी है, दैट इज नॉट द होल स्टेटमेंट। द होल स्टेटमेंट इज पाकिस्तान इज गेटिंग द सप्लाई एट डबल द प्राइस। Let me say this again. MS petrol at double the price that we were getting pre-COVID, pre-war. And we are getting, diesel at what price? At nearly 3.5 times the price. और उसका डॉक्टर साहब आखिरी छोटी सी बात कि जो मार्च में महंगाई की शरह रही वो 7.3%, उस 17 महीने में सबसे ज़्यादा है ये बढ़ने वाली जो रिकॉर्ड की गई, और इसमें गैस की कीमतें 23%, पेट्रोल की 18%, बिजली की 14% बढ़ी हैं, और जो बरामदात हैं 9 माह में वो 8% कम होकर 22.7% हो गई हैं। तजारती खजाना इसमें 27.8% तक रिकॉर्ड किया गया। इन्फ्लेशन फिर बढ़ने का कितना आप चांस देख रहे हैं इसकी वजह से, मजीद कितनी बढ़ेगी? लास्ट थिंग जो आपने मुझसे पहले सवाल पूछा था, और मैं दूसरी एडवाइस मेरी बड़ी क्लियर है, जो स्ट्रक्चर के इश्यूज एनर्जी के हैं, फ्रेट रोड पे कैरी करने के हैं, ट्रांसपोर्ट ये जो कर रहे हैं पीओएल प्रोडक्ट्स रोड पे कर रहे हैं, और जो एनर्जी की इंडिजनाइजेशन है, ये 4 चीजें आज भी तब्दील कर लें, ये शॉक 5 साल में फिर दोबारा आएगा। सो दैट्स द अदर एडवाइस। और ऑन द इन्फ्लेशन साइड, ये सप्लाई साइड लेड इन्फ्लेशन है, ये प्रॉबेबली डबल डिजिट तक चली जाएगी जब ये सारी प्राइस पास थ्रूज होंगे, और ये जो इस वक्त हाउसिंग एंड एनर्जी सबसे ज्यादा हिट होगी और ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा हिट होगी, और सेकंड राउंड इफेक्ट्स में फूड पे आएंगे। We are likely to see double digit inflation and we are likely to see a hike in the monetary policy because fund जो है वो कहेगा कि आप इसको आगे लेके जाएं। एक आखिरी एडवाइस ये करता हूं, आप 11 very trained people like us come who are from the best universities in the US, have served many countries. आप उनके सामने हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट्स बिठाएं जो पाकिस्तान की मॉडलिंग करके उनको ये ना कहें कि इसका जो असर है वो थोड़ा होगा, वो थोड़े से ज्यादा असर दिखाएं ताकि उनसे जितनी लेवरेज ले सकें आईएमएफ से वो लें ताकि उसको यूज किया जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब जी, इकोनॉमी के माहिर, बड़ी डिटेल से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ईरान कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात करें तो वहां से मोहम्मद हुसैन बाकरी ईरानी जर्नलिस्ट हैं, तेहरान से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बाकी साहब वक्त देने के लिए। बाकी साहब, एक तो जो ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी साहब ने सवालात किए थे वो थे कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर दोबारा हमला क्यों किया गया, कौन से अवामिल हैं
या लॉबीज हैं जिन्होंने ट्रंप और अमेरिका को जंग में धकेला? ये जंग आखिर किसकी है? फिर उनका अगला सवाल था चौथा कि माली मुफादात कहाँ हैं? फिर उन्होंने कहा कि खित्ते में फौजी कार्रवाई और साजो सामान की तैनाती की जो है वो वजह क्या है? क्या मुज़ाकरात का नया मौका मुस्तकिल हल और कशीदगी में कमी की तरफ कदम है, या दोबारा तैयारी और नए हमले का वक्फा है? सातवां सवाल, क्या कोई ज़मानत है कि ये सिलसिला दोबारा दोहराया नहीं जाएगा? क्या सालिस अमेरिका की ज़मानतों पर एतमाद कर सकते हैं? फिर नवां सवाल, फैसला करें बार बार वादा खिलाफी कौन कर रहा है? दसवां, और क्यों की वजह भी पूछी उन्होंने। 11वां सवाल, क्या ट्रंप नेतन्याहू को कायल कर सकते हैं जो जंग के तसलसल को अपनी सियासी बका, ज़ाती वकार और हुकूमत के तसलसल से जोड़ते हैं? और आखिरी बात उन्होंने जो पूछी कि जो सालिस हैं उनकी नेक नीति पर मबनी कोशिशों को जो है वो ख़राब ना किया जाए, सबूताज ना किया जाए। एक तो बात ये थी। दूसरा, फिर जो लेटेस्ट बयान उनका आया ईरान की जानिब से, ईरान का ये कहना था कि भाई आप इसी सर्कल में हैं, पहले आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, मुज़ाकरात पे बैठा जाता है तो आप बीच में हमला कर देते हैं और वो सारी काविशें जो हैं वो तबाह कर देते हैं। तो इस साइकिल को हम किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर ट्रंप की लेटेस्ट जो तकरीर थी और फिर उनका जो ट्वीट के एक बड़ा पुल जो है उसे हमने तबाह कर दिया। यही वक्त है कि ईरान जो है वो अगर नहीं करेगा डील तो वो अजीम कौम दोबारा नहीं बन सकेगा, फिर वो पत्थर के ज़माने वाली धमकी। एग्जैक्टली बाकरी साहब, क्या माहौल है तेहरान में? यहाँ क्या सोचा जा रहा है, क्या चल रहा है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको, आपके मुअज़्ज़ज़ टीम मेंबर्स और पाकिस्तान के नहायत ही काबिल एहतराम अवाम को तेहरान से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस सवाल का जो आखिरी पहलू है मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ। ये जो हम ईरान को असर हजर पे लेके जाएंगे, स्टोन एज पे लेके जाएंगे, इस हवाले से मैं एक जुमला कहता हूँ। आज मैंने अपने व्हाट्सएप की प्रोफाइल पे एक पिक्चर शेयर की थी। एक ईरानी जग है, यूवर भी जिसे कहते हैं। ठीक। सिर्फ इस जग की तारीख 2600 साल है ठीक। और अमेरिकन की पूरा, आप यूनाइटेड स्टेट की हिस्ट्री चेक करें, 260 साल है। ठीक। जब आपके पास एक ईरानी जग के 10वीं हिस्सा जितना तारीख भी नहीं है, तो आप ईरानियों को असर हजर या स्टोन एज में लेके जाने की बात करते हैं। उसको भी हम मानते हैं। अगर आप ईरान को स्टोन एज पे लेके जाएं, ये याद रखें, ईरान का नक्शा, ग्रेटर पर्शिया का नक्शा जो स्टोन एज में है, वो तो आप लोगों को खा जाएंगे। आप कभी चाहेंगे ही नहीं कि ईरान स्टोन एज पे वापस चले जाए, पहली बात। दूसरी बात, जो अमीरी मुकद्दम साहब का सवालात हैं वो बहुत ही अहम सवालात हैं। मैं आपको ऐसे इस सवालात का रुख इस तरह बता दूं। जून 2025 में यही सूरत हाल ईरान का सामना था। नेगोशिएशन के बीच में उनको टारगेट किया गया और फिर मुज़ाकरात, जंगबंदी की बात की गई। ईरान ने एक गलती की। जून 2025 में जब कोई आपके घर पे घुसता है, आपके भाई को कत्ल करता है, ठीक ठाक आपके फैमिली को परेशान करता है, 12 दिन के बाद जब उसको लगता है ये फैमिली भी बहुत तकड़ी है, हमें भी ये मार रहे हैं, तो हम जंगबंदी करते हैं। ठीक। जब जारी जंगबंदी की बात करता है, आपको जंगबंदी नहीं करनी चाहिए थी। आपको एक ऐसा सबक देना चाहिए था ताकि अभी ये दोबारा आपके ऊपर जारहियत स्टार्ट ना कर सके। लेकिन देर आया दुरुस्त आया, इन्होंने ये बात सीख ली। अब इनके पास एक्सपीरियंस है कि अगर जंगबंदी की बात होती है, मुज़ाकरात की बात होती है, तो आप शक ना करें इस बात पे। 8 महीना 10 महीने के बाद जब इनके इंटरसेप्टर्स फिर से फुल हो जाएं, इनकी स्टॉक पाइल फिर से तैयार हो जाएं, ये एक बार फिर ईरान के ऊपर हमला करेंगे। इसीलिए ईरानी मौकिफ दो टोक मौकिफ है, दुरुस्त मौकिफ और रैशनल है। अब इस बार इतना इस जंग को हम आगे लेके जाएंगे ताकि इसराइल स्पेशली एज एन एग्रेसर इसको एक सबक मिल जाए और उसके साथ साथ ट्रंप को भी ये सबक हासिल हो कि जो गलती तूने की थी और तुमसे पहले जो प्रेसिडेंट थे कभी इस गलती पे नहीं उतरे थे, उनमें और तुम में एक फर्क है। अच्छा वो बाकी साहब, पढ़े एक लिखे बात और थे। जो समझनी है आपसे बाकी साहब, जी ये CNN रिपोर्ट जी कर रहा है कि अभी भी जो मिसाइल्स की ताकत है ईरान की, वो अभी भी हाफ से ज़्यादा उसी तरह इंटैक्ट है, यानी है। हज़ारों ड्रोन्स हैं, फिर वो ज़ेर ज़मीन जो रिजर्व्स हैं, जो हो सकता है अमेरिका और इसराइल के मुताबिक वो ज़ेर ज़मीन दबा दिए गए हों, लेकिन ईरान उन्हें निकालने की सलाहियत रखता है, ये CNN कह रहा है। और फिर साहिलों पे पड़े हुए
मिसाइल्स हैं जिनको तबाही नहीं किया गया। इसके अलावा जो सेक्रेटरी ऑफ वार है वो तो बताते हैं कि 90% हमले कम हुए हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि ये क्या ईरान की स्ट्रेटजी है कि उसने हमले कम किए हैं या उसकी कैपेसिटी में कमी आई है। CNN इस हद तक बात कर रहा है। फिर वो कहता है कि रॉकेट लॉन्चर जो मोबाइल हैं, जो जिनकी ट्रेस ही नहीं किया जा सकता, जो एक जगह से दूसरी जगह फौरी मूव किए जा सकते हैं। फिर वो कहता है कि नेवी जो है IRGC के अंडर जो नेवी है 50% से ज़्यादा वो उसी तरह उसकी ताकत भी है, उसके पास कुव्वत भी है। एग्जैक्टली क्या स्टेटस है इस वक्त, और ये जंग आप कितनी तवील होती देख रहे हैं? देखें, दोबारा आपकी लास्ट सेंटेंसेस से स्टार्ट करता हूं। जब एक कुव्वत, एक मुल्क कोई जंग जीत रहा हो और बार बार कह रहा हो कि हम जीत रहे हैं, हमने तबाह किया है, तो आप इस सवाल का जवाब दें, क्या रीजन बनता है कि आप अपने टॉप जनरल्स को फारिग करें? अगर आप जंग जीत रहे हैं तो आप जनरल्स को क्यों फारिग कर रहे हैं? कल इन्होंने 3 अपने चीफ ऑफ स्टाफ को वो किया है, फारिग किया है। उसको फारिग क्यों किया? आप जीत रहे हैं इसलिए फारिग किया आपने। बेवकूफ हो आप लोग। बात यह है 41 चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं उन्हें फायर किया गया है। जी, फिर फायर जनरल किए डेविड, बहुत सारे लोग। ये ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेनिंग कमांड के जनरल हैं, और मेजर जनरल विलियम ग्रीन है, इनको फारिग किया गया। इन सब के फहरिस्त मेरे सामने है, टाइम कम है, लेकिन मैं बात ये करना चाह रहा हूं, जब आप जीत रहे हैं तो अपने जनरल्स फारिग करते हैं। आपको तो इनको इनाम देना चाहिए जब जीत रहे हैं। इसका बहुत क्लियर मैसेज है कि ये जंग नहीं जीत रहे हैं, ये हार रहे हैं जंग। बाकी जो ईरान के हवाले से ये बात करते हैं बार बार, अगर इनकी सारे मिलिट्री और इनकी ड्रोन्स और इनकी मिसाइल कैपेबिलिटीज खत्म हुई है, 92 लहर 5 मिनट पहले स्टार्ट किया है इन्होंने, जिस तरह ये वॉर कर रहे हैं, जिस तरह ये मिसाइल दाग रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं? फिर खुदा तो इनको डायरेक्टली मिसाइल्स नहीं दे रहे हैं ना, अल्लाह ताला ने अकल दी हुई है इनको। इनको पता था कि ये हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक करेंगे, इसलिए इनकी मिसाइल की जो अंडरग्राउंड सिटीज है वो 500-700 जमीन से नीचे सतह पे है, जिस पे आप वार कर ही नहीं सकते, जिसको आप खत्म कर ही नहीं सकते। जब आप मिसाइल अंडरग्राउंड सिटीज को खत्म नहीं कर सकते तो आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि लाखों के हिसाब से इनके पास मौजूदगी है। आप इस जंग को तवील रखना चाह रहे हैं, मोस्ट वेलकम। आप ग्राउंड फोर्स लेके आना चाह रहे हैं, मक्तल बनेगा ईरान आपके ग्राउंड फोर्सेस के। आप अच्छा, लेके दूसरा तो जो- आए हैं सब, जो- जो हम बाकी इंतजार साहब- यही कर रहे हैं। ठीक है जी, बाकी साहब, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताई स्टोरी, और बाद में दीगर जो जरीदे हैं उन्होंने भी उसे लिफ्ट किया, और स्टोरी का लुब लबाब ये था कि जो एनरिच यूरेनियम है उसे वहाँ से निकाला जाए, और इस हद तक कि वहाँ जो है हेलीपैड्स तक कायम किए जाएं, कार्गोज जो है उन्हें ड्रॉप करने के लिए पूरी फैसिलिटी दी जाए, फिर हज़ारों फौजी जो हैं उसमें लगे हों, और जिस शील्ड के अंदर जितनी भी तहों के अंदर एनरिच यूरेनियम है उसे ऑपरेशन करके वहाँ से निकाला जाए, फिर ईरान से वहाँ से बचा भी जाए, और वो ऑपरेशन जो फ़ौज ने वहाँ प्रपोजल दिया वो कुछ घंटों का नहीं, कई दिनों का, कई हफ्तों का और महीनों तक की उसकी डेडलाइन हो, इस तरह के प्रपोजल भी सामने आए। इस तरह की क्या पॉसिबिलिटीज़ है? और जो बार बार वो कहते हैं कि हम खर्च जो है उसे कैप्चर कर लेंगे और इनकी सारी फैसिलिटीज़ को जो है वो ज़मीन बोझ कर देंगे, और ये सारी जो डिस्कशन किया जाता है, ये बातें जो हैं तेहरान इसे किस तरह फिर देखता है? देखें, एक तो मैं आपके ऊपर एक तनकीद करता हूं कि आप जवाब से ज्यादा सवाल करते हैं और मुझे जवाब देने का टाइम ही नहीं जी दे जी, रहे हैं प्लीज जितना बाकी आप साहब, आप सवाल प्लीज कर प्लीज रहे हैं। आप बताइए बताइए। जी, देखें, इसमें आपको मैं ये बात बता दूं कि ये कोशिश करेंगे जमीनी जारहियत की और इस तरह की प्लान्स करने की, लेकिन ये याद रखें, ये धमकियां जो दे रहे हैं ये हॉलीवुड मूवीज की है। ईरानी अवाम ने जन फिदा मुहिम में 7 मिलियन से ज्यादा लोगों ने नाम लिखी है। ये IRGC और मिलिट्री के अलावा है। ये नाम लिख के कह रहे हैं कि हमें बंदूक भी ना दे, हमें खाली हाथ छोड़ दे, बस हमें बता दें कि फोर्सेस कहां से आ रहे हैं। जिस तरह इनके खून पिया जाएगा ईरानी अवाम के सामने, और जिस तरह ईरानी अवाम इनको खाली हाथ मार देंगे, ये हॉलीवुड की कोई मूवी नहीं है, ये सरजमीन ईरान की सरजमीन है। आप इसके ऊपर, भाई हम दावत दे रहे हैं ना आपको, आप इंतजार क्यों करा रहे हैं हमें? आप फोर्सेस भेजना चाह रहे हैं, हमारा यूरेनियम इनरिचमेंट जो है वो लेके जाना चाह रहे हैं, मोस्ट वेलकम जी। कहां पे उतरना चाह रहे हैं? इस्फहान में, मोस्ट वेलकम। फारक आइलैंड पे, मोस्ट, जहां आपके दिल करता है। 1.7 मिलियन किलोमीटर लैंड है ये।
आप जहां उतरना चाहें आप उतर जाएं। 7 मिलियन ईरानी अवाम खाली हाथ आपके इस्तकबाल करेंगे, आपको तो खा के खत्म कर देंगे। ये जो बार बार रिट्रिक दे रहे हैं, मैं आपको बता दूं, एक मुकम्मल शिकस्त हुई है इनकी। ये क्वागमायर में फंसे हुए हैं, दलदल में फंसे हुए हैं, इनको बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा है और ये ट्वीट्स के थ्रू अपने आप को कामयाब दिखाने की ठीक। कोशिश अच्छा, कर बाकी रहे सब हैं आखिरी बात, लास्ट में। आखिरी जी बात जो आखिरी जी बात जी। बहरा हुर्मुज़ पर जो कंट्रोल है ईरान का, आपके नज़दीक वो कितनी देर तक और कितना अरसा मेंटेन रख सकते हैं उसी तरह जैसे अब है? जब तक इनको लगे कि हमें इसके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। और मैं आपको यह भी बता दूं, चाहे जंगबंदी भी हो जाए, जंग खत्म भी हो, अब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री नहीं करेगा। अब ये हमेशा के लिए ईरान के जैसा, ये ईरान के सरजमीन का हिस्सा है, इसी तरह ईरानियों की हाथ और कंट्रोल में ही रहेगा। इन्होंने तो अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर एक भी कार्रवाई नहीं की है। आप इब्राहिम लिंकन को 1.5 महीने से रखा हुआ है, आप आगे तो ले आए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। जेरार्ड फोर्ड की जगह एक और आप भेज रहे हैं, बहरी बेड़ा, उसको भेज। भाई देखें, ये सारे वादे दे रहे हैं, ठीक है, आप काइंडली अपने वादों पे अमल करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उतर जाएं, आप ईरान की सरजमीन पे आ जाएं, हम वेलकम करने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब जी, ईरानी सहाफ़ी हैं, हमारे साथ तेहरान से मौजूद थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। शॉर्ट ब्रेक के एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे जी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ईरान कॉन्फ्लिक्ट पे बात कर रहे हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चीमा साहब, सबसे पहले तो बात हम वहीं से अगर शुरू करें जहां ईरानी सफ़ीर जो हैं रज़ा अमीरी, वो 15 सवाल उठाते हैं, जहां से वो कहते हैं कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर दोबारा हमला क्यों किया गया। फिर वो कहते हैं कौन से अवामिल हैं या लॉबीज़ हैं जिसने ट्रंप और अमेरिका को जंग में धकेला। यहाँ से वो शुरू करके और कहते हैं कि जो क्या ट्रंप नेतन्याहू को कायल कर सकते हैं, जो जंग के तसलसल को अपनी सियासी बका, ज़ाती वकार और हुकूमत के तसलसल से जोड़ते हैं। ये डिस्कशन, उसके बाद ईरान फिर कहता है कि आपने जो सर्कल एक चलाया है, आप जंग इम्पोज करते हैं, फिर मुज़ाकरात की बात करते हैं, फिर बीच में हमले कर देते हैं, तो मुज़ाकरात का वो सारा असर भी ज़ायल कर देते हैं और आप ट्रस्ट वर्दी भी नहीं है। तीसरा जो ट्रंप की लेटेस्ट तकरीर, और चौथा जो ट्वीट करके बता रहे हैं कि ईरान का वो पुल हमने गिरा दिया जो सबसे तवील पुल था और ये घुटनों पे आ जाएं ताकि ये अजीम कौम दोबारा बन सके, वगैरह वगैरह। अभी आप एग्जैक्टली हालात को किस जानिब जाता देख रहे हैं? ये जंग मजीद कितनी तवील होती देख रहे हैं, या किसी जगह जो मुज़ाकरात का डिस्कशन चला था वो दोबारा हो सकता है और उसका कोई आउटकम भी आ सकता है? सीमा साहब जी, बहुत शुक्रिया। देखिए सर, पहली बात तो ये है कि लगता ये है कि जो अगले दिन इन्होंने स्टेटमेंट दी प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और फिर सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने कहा जी कि बैक टू स्टोन एज, अब वो ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना चाहते हैं। सवाल ये है कि किसी भी जंग के अंदर ईरान क्या इतनी पेन बर्दाश्त कर सकता है? जो पेन पहले फेज में दी गई, जिसमें मिलिट्री टारगेट्स हिट किए गए, पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट किया गया, वो तो ईरान ने बर्दाश्त कर ली। अब जो वो पेन देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इनका सिविलियन और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को शुरू करो। और उन्होंने वो जो इलेक्ट्रिक ग्रिड्स हैं फिलहाल छोड़े हैं, पुलों पे हमले कर रहे हैं, बाकी जगहों पे, हेल्थ सेंटर्स पे, यूनिवर्सिटीज पे हमले कर रहे हैं। तो वो समझते हैं कि जब ये सिचुएशन पैदा होगी तो लोग जो हैं वो कहेंगे कि ये हुकूमत तो पहले सैंक्शंस में है, फिर ये जंग भी लड़ रही है, ये हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, तो लोग बाहर आएंगे। जब हेल्थ सर्विसेज नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगा, सड़कें नहीं होंगी, चीजें नहीं होंगी। तो मुझे लगता है कि ईरान को वो इस फेज में लेके जाना चाहते हैं कि हालात पैदा किए जाएं कि लोग बाहर निकलें। ये सिचुएशन जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जी फिलहाल। अच्छा चीमा साहब, अब खलीज ममालिक को वो फिर टारगेट करेगा ईरान, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को वो उसी शिद्दत से निशाना बनाएगा, और क्या ऑप्शन उसके पास है? यही वो अब तक कर रहा है ना। यहाँ वो जारी बात है बीच में कुछ जो है वो इसराइल को जाकर कुछ मिसाइल उनके हिट करते हैं, फिर उनकी जो दादोशुमार है वो कहते हैं कि 90% कमी आई है ईरान के हमलों में। अब वो स्ट्रेटजी की वजह से है या ईरान भांप गया है कि ये काम लंबा चलना है, तो अपने रिजर्व्स को वो संभाले हुए है। चूंकि इस पे CNN रिपोर्ट कर रहा है कि हाफ जो तकरीबन आधी उसकी मिसाइल कैपेसिटी है वो उसी तरह इंटैक्ट है, फिर जो ड्रोन्स हज़ारों हैं वो इसी तरह इंटैक्ट हैं। फिर CNN का ख्याल है कि जो कुछ मलबे चीज़ें
नीचे दुबई गई हैं, वो भी वो जखीरा वहां से निकाल सकता है जो रिजर्व्स है। तो लंबी चौड़ी रिपोर्टिंग इस पे CNN ने भी की है। आपका क्या टेक है फिर इस मौजू पर? देखिए, एक सवाल तो इंपॉर्टेंट है कि ईरान ने रेजिस्टेंस दिखाई है। ईरान की रेंज भी है कि वो जिस जिस टारगेट तक पहुंचना चाहता है पहुंच जाता है, लेकिन ईरान वो पेन, वो तकलीफ नहीं इसराइल को पहुंचा सका और अमेरिका को पहुंचा सका, और वो तकलीफ जाती है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लॉस। जब ह्यूमन लॉस नहीं होता तो तब तक जो है वो लोग जो हैं वो सड़कों पे नहीं आते या गुस्सा नहीं करते या हालात खराब नहीं होते। तो ये डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है, जहां पे ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तो तबाह हो रहा है लेकिन ईरान के लोगों की भी शहादतें हो रही हैं। इसराइल और अमेरिका को ये एडवांटेज है कि वो उनके लोगों की शहादत, उनके लोगों की वो अमवात नहीं हो रही। तो इस वजह से वो समझते हैं कि ये हम एक बेहतर पोजीशन में हैं ईरान के मुकाबले में, और ईरान ये समझता है कि उसने, क्योंकि उसके टारगेट कोई एक नहीं है, अमेरिका और इसराइल के तो टारगेट एक है कि ईरान के अंदर सिर्फ हमला करना है, उसके टारगेट मल्टीपल हैं। तो उन्होंने कभी जीसीसी पे हमला करना है, कभी उसने इसराइल पे करना है, कभी उसने हो सकता है इंटरनेशनल वाटर्स पे अमेरिकी नेवल एसेट्स पे हमला करना पड़े, तो उसको जारी बात है बहुत केयरफुल एंड कैलकुलेटेड तरीके से जाना पड़ता है। और लेकिन ये बात भी ठीक है कि किसी को ये भी नहीं पता कि ईरान के पास कितने को मिसाइल हैं, कितने ड्रोन्स हैं, क्या सिचुएशन है, ये भी एक फैक्टर जो है, ये भी सब क्लूलेस है फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन सवाल सिर्फ यही पैदा होता है कि अगर ईरान बगैर ह्यूमन लॉस के, अगर इसराइल को नुकसान नहीं होता इंसानी जानों का, तो ये जंग जारी रहती है तो सिर्फ ईरान को ही नुकसान होगा और ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा, जो कि जारी बात है ईरान को वो मुश्किल पैदा होगी। और फिर ये सवाल पैदा होगा कि क्या ये ईरान तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है और क्या ईरानी अवाम ये तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब जारी बात है वक्त देगा। अच्छा, जो आबना हुर्मुज़ उसने चोक किया है, उससे जो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी रीशेपिंग पे चली गई, आप समझते हैं कि ये बहुत बड़ी, अमेरिका के लिए तो बड़ी हजीमत है, क्योंकि उन्होंने जो क्लेम्स किए थे वो तो थे कि ये चंद घंटों का ऑपरेशन होगा और हम ये सारा वागजार करवा लेंगे। अब वो यहाँ तक आ गए कि कहते हैं कि हमें क्या लगे, आपको तेल चाहिए तो हमसे ले लें, जिनको चाहिए आबना हुर्मुज़ से जाके खुलवा लें उसे। तो ये सारे मामला, इसको कैसे देखते हैं? देखिए फासम, मैं ये देखता हूं कि ये अमेरिका को इससे कोई परवाह नहीं है कि स्टेट ऑफ हार्मस खुलता है कि बंद होता है। उसकी बात वजह ये है कि उसका तो तेल बिक रहा है और वो तो कह रहे हैं मेरे से तेल लो। ठीक। दूसरी इसमें एक और बात भी है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग भी हो रही है। वो बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट के अंदर इंगेज हैं, वो मार्केट्स की सिचुएशन से फायदा उठा रहे हैं कि आइंदा सिचुएशन किस तरह होनी है, कहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या परचेज करना है, क्या सेल करना है। ये बहुत सारी चीजें जो हैं, उस चीज को भी इस वक्त अमेरिका के अंदर देखा जा रहा है। तो जंग तो हो रही है हमारे खित्ते में, पेट्रोल तो हमारा महंगा हो रहा है, लेकिन वहां पे जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, जो बेसिकली लोग इन पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ अटैच्ड हैं, वो अपना पैसा भी बना रहे हैं। तो मुझे इस चीज को देखना है कि अमेरिका को कोई परवाह नहीं है स्टेट ऑफ हार्मस खुले या ना खुले, तमाम ममालिक अपने इंडिविजुअल अरेंजमेंट्स कर रहे हैं ईरान के साथ। आज फ्रांस ने भी सुनने में आया कि उन्होंने भी कुछ शिप वगैरह उनके भी चले गए हैं, वो भी अपनी डायलॉग कर रहे हैं। फिनलैंड, बाकी ममालिक भी ईरान तक आउटरीच कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिकन को इससे कोई गर्ज नहीं है कि क्या होगा। अब मुश्किल इस चीज पे आ गई है कि अब ईरान का जितना नुकसान हो गया है, अब अगर ईरान उस नुकसान के बाद भी उसी डील पर एग्री हो जाए जो वियना में होनी थी, तो ईरान को क्या बचा और क्या हुआ। और अगर अमेरिका कुछ नहीं लेके जाता और बम्बार्डमेंट करके चला जाता, लेकिन पॉलिटिकल कंसेशन या न्यूक्लियर के हवाले से या लॉन्ग टर्म ईरान को सिक्योरिटी इंश्योरेंसेस नहीं मिलती, तो वो भी एक चैलेंज है। तो ये एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में है, मैं समझता हूँ तमाम प्लेयर्स। हम तो वैसे मुतासरीन है बिकॉज हमारी इन्फ्लेशन और एनर्जी अच्छा सिक्योरिटी। डॉक्टर साहब, आखिरी बात जो आपसे पूछना चाह रहे हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, उसके बाद बाकी जरीदों ने भी इस स्टोरी को कैरी किया, जो सारी फिल्मी स्टोरी है कि वहाँ से एनरिच यूरेनियम निकालने के क्या तरीके और क्या प्रपोजल्स हैं, जो वहाँ की फ़ौज और वहाँ का थिंक टैंक जो है उसने सदर ट्रंप के सामने रखा, जो बड़ा तवील है, आपकी नज़र से भी वो गुजरा है। एग्जैक्टली इस तरह का प्लान, या आप देखते हैं कि किसी स्टेज पर जो फौजी हैं उन्हें मैदान में उतरना पड़े या ज़मीन पे उतरना पड़े, जिसको इंडिकेट बड़ी देर से किया भी जा रहा है? देखिए, मुझे नहीं लगता अमेरिका ये ऑप्शन की तरफ जाएगा। अगर अमेरिका इस ऑप्शन की तरफ जाता है तो याद रखें ये ईरान के लिए बहुत ही फेवरेबल मोमेंट होगा।
वो नुकसान अमेरिका और इजराइल को पहुंचाने का जो वो पहुंचाना चाहता है और जो वो अभी तक नुकसान नहीं पहुंचा सका। देखिए, मैंने कहा है कि ह्यूमन लॉस जो है ना, वो लॉस इजराइल और अमेरिका का लॉस है जब बॉडी बैग्स जाएंगे यहाँ से। लेकिन अगर बॉडी बैग्स नहीं जाते तो अमेरिका का फाइनेंशियली मैं नहीं लॉस समझता। 100, 200, 400, 500 अरब डॉलर इतने बड़े मुल्क के लिए, इतनी बड़ी इकोनॉमी के लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वाकई इस चीज के ऊपर जाया जाता है, जो कि मुझे ये ऑप्शन नजर नहीं आती, क्योंकि ये बड़ा डिफिकल्ट प्रोसीजर है, ये कई दिनों तक चलेगा और ईरान की टेरिटरी पे आके ये जो है उसका न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम भी यहाँ से ले जाएं, ये भी मुश्किल लगता है। और अगर खार्ग आइलैंड पे आके अपने डेरे लगाते हैं तो वो भी उनके लिए इंतहाई मुश्किल काम होगा। उसमें उनको बहुत ज्यादा ह्यूमन लॉस जो है वो करना पड़ेगा और मैं नहीं समझता कि वो सीरियस हैं इस सिलसिले में, क्योंकि उनका अल्टीमेट मकसद ये भी नहीं है कि ईरान का यूरेनियम को लेके जाना है। उनका अल्टीमेट मकसद है ईरान को दुश्मन रखना है, ईरान एक परमानेंट दुश्मन रहे, एनिमी रहे और फिर दोबारा भी तो उन्होंने आना है। तो मुझे नहीं लगता फासब ये इस तरह की कोई प्लानिंग या उनके है कि हम इसी फेज में ही सारा कुछ जो है वो अचीव करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा, बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।